नमस्कार, मैं मिठाई लाल और मैं शोध छात्र हूँ चित्रकला विभाग दृश्यकला संकाय काशी हिंदू विश्वविद्यालय में। मैं सबसे पहले आभार करना चाहूँगा डॉक्टर मनीष सर का, जिन्होंने ये अवसर दिया कि मैं अपने विचारों को आप सभी तक पहुँचा सकूँ। और जिस विषय पर आज मैं बात करने वाला हूँ वो है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में भारतीय चित्रकारों की भूमिका। जी हाँ, जो भारतीय कला रही है उसके अगर मूल में जाए हम तो हम पाएंगे कि उसका जो मूल रहा है उसमें है सर्व कल्याण की भावना। वो आज से नहीं है, वो यदि हम सिंधु घाटी की सभ्यता से देखें तभी से ये हमें दिखलाई पड़ता है। और जैसे जैसे आगे बढ़ते गए, जैसे जैसे भले परिवर्तन आया हो, विषयगत परिवर्तन हो या उसकी तकनीकी में परिवर्तन आया हो, लेकिन उसका जो मूल रहा है वो नहीं बदला। और भारतीय रचनाकारों ने, चाहे वो कला हो, संगीत हो, साहित्य हो, सभी ने प्रकृति को अनुसरण किया है। जी हाँ, प्रकृति हम सभी के लिए हमेशा मार्गदर्शन रही है और वो हमें ये सीख देती है कि पाया जग से जितना अब तक और अभी जितना मैं पाऊँ, मनोकामना है ये मेरी, उससे कहीं अधिक दे जाऊँ, उससे कहीं अधिक दे जाऊँ। तो ये बात कहीं ना कहीं यथार्थ होती है। अब हम अगर आधुनिक भारतीय चित्रकला की पृष्ठभूमि को देखें तो उसमें हम पाएंगे, और आधुनिक भारतीय चित्रकला की शुरुआत होती है 1850 के बाद। वो एक ऐसा दौर था जब उस समय फ्रांस में, पेरिस में कलाकारों ने आंदोलन कर दिया था। वो अपनी अभिव्यक्ति के लिए उस समय संघर्ष कर रहे थे और जूझ रहे थे कि हम जो सोचते हैं, जो हम विचार करते हैं, उसको हम कैनवस के माध्यम से, मूर्तियों के माध्यम से लोगों तक ला सके। हम ऐसे विषय को ना बनाएं जो किसी के द्वारा थोपा गया हो। उधर एक क्रांति चल रही थी और उस समय भारत भी ब्रिटिश सरकार के चंगुल में फंसा हुआ था। और कहीं ना कहीं जो भारतीय अवधारणा थी, जो भारतीय संस्कृति थी, वो भी प्रभावित हो रही थी, क्योंकि उसके पहले भी कुछ विदेशी हुकूमतों ने भारतीय संस्कृति को प्रभावित किया और वो मिश्रित हुई। लेकिन जब ब्रिटिश गवर्नमेंट आई तो उसमें कला में बहुत ही ज़्यादा परिवर्तन हुआ और भारतीय कला पूरी तरीके से संक्रमण काल से गुजरने लगी, क्योंकि चारों तरफ जो कलाकार थे वो कहीं ना कहीं विदेशी प्रभाव से प्रभावित होने लगे थे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे ब्रिटिश अधिकारी थे जो अपने साथ में ब्रिटिश कलाकारों को भी लाते थे। और अंग्रेज कलाकार जो थे उनकी जो तकनीकी थी वो भी पूरी तरीके से अलग अलग थी। वो वाटर कलर का यूज़ करते थे, उसमें जो छाया प्रकाश था वो पूरी तरीके से बदला था, और वो भी यूरोपियन शैली में ही था या पाश्चात्य शैली में ही था। मजबूरी थी भारतीय चित्रकारों के सामने भी कि वो करें भी तो क्या करें, और वो अपनी जो मूल जो भारतीय चित्रकला की जो आत्मा है उसको भी उसमें कैसे समाहित करें, ये भी एक बड़ा प्रश्न था उस समय 1850 के बाद में। रचनाकारों के मन में कहीं ना कहीं ये बात बहुत अधिक कचोटने लगी थी कि आखिर हम हैं कहाँ, हमारी जो मूल पहचान है वो है कहाँ। भारत जो कभी विश्व गुरु के तौर पे पूरी दुनिया को मार्गदर्शन देता था, वो आज क्यों अपने ही विचारों को भूलता जा रहा है, या अपनी जो मेन थाती है उसको ही कहीं ना कहीं वो धुंधले रूप में पाता है। तो ये जो प्रभाव था वो क्या हुआ कि लोगों के मन में घर कर गई। और वो सिर्फ चित्रकला में नहीं हुआ, वो आप देखेंगे तो साहित्य में भी साहित्यकारों ने भी इस बात को महसूस किया और वो अपने साहित्य के माध्यम से, चाहे वो कहानी हो, उपन्यास हो या कविताएँ हो, उसमें वो समाहित करने लगे। संगीत में भी ये परिवर्तन हुआ, और ख़ासकर जो कला थी, चाहे वो चित्रकला हो चाहे मूर्ति कला हो,
तो उसमें भी ये विचार शुरू हो गए। और ये सबसे खास बात रही कि 1850 से 19वीं शती ईस्वी के मध्य में 3 ऐसे कलाकारों ने जन्म लिया जिन्होंने भारतीय आधुनिक भारतीय कला की गति को एक नई दिशा दी। उसमें से सबसे जो महत्वपूर्ण थे वो हैं राजा रवि वर्मा, जिनका जन्म जो है वो 1848 ईस्वी में हुआ, और उसके बाद में अवनींद्र नाथ टैगोर, जिनका जन्म 1871 ईस्वी में हुआ, और उसके बाद आते हैं नंदलाल बोस, जिनका जन्म 1882 ईस्वी में हुआ। ये 3 ऐसे चित्रकार थे जिन्होंने अपनी अलग अलग तकनीक, अलग अलग शैली, अलग अलग माध्यम में कालजयी चित्रों की रचना की। हाँ, विषय इनके जो है वो बहुत अलग नहीं रहे, लेकिन हाँ, इनकी जो तकनीक रही, जो माध्यम इनका रहा, वो अलग रहा। कुछ लोगों ने तैल रंगों का प्रयोग किया, कुछ लोगों ने वाटर कलर जल रंग का प्रयोग किया, और कुछ लोगों ने टेम्परा माध्यम का प्रयोग किया, जो भारत में अजंता से चली आ रही है। तो सबसे पहले मैं राजा रवि वर्मा पे आना चाहूँगा। राजा रवि वर्मा केरल के किलिमन्नूर स्थान में उनका जन्म हुआ, और उनके घर में बचपन से ही कला और संस्कृति का माहौल था। उनके चाचा राज वर्मा खुद एक बहुत ही अच्छे चित्रकार थे, और सबसे जो महत्वपूर्ण बात है वो ये थी कि उनके जो माता पिता थे वो रोज़ संस्कृत के चाहे वो महाकाव्य हों, काव्य हों या पौराणिक ग्रंथ हों, उनका रोज पाठ करते थे। तो राजा रवि वर्मा के मन में भी इसका प्रभाव पड़ा, और उन्होंने सोचा कि ऐसी क्या बात है, इसमें क्या खास बात है। तो उन्होंने भी उसका अध्ययन शुरू किया, और उस समय जो उनके मन में विचार आते थे उसको वो दीवालों पे या पेपर्स पे, उस समय जो भी माध्यम मिलता था वो उस माध्यम में अभिव्यक्त करने लगे, चित्रकारी के माध्यम से। तो जब उनके चाचा की दृष्टि उन पे पड़ी, राजा रवि वर्मा पे, तो उन्होंने उनको जो कुछ उसके औपचारिक शिक्षा होती है उसकी तरफ उन्होंने उन्मुख किया, उनका मार्गदर्शन किया, और धीरे धीरे वो तैल माध्यम में पारंगत होते चले गए। तो एक ऐसा समय था जब उस समय भारतीय जो तकनीक थी वो तैल माध्यम में नहीं निर्मित हो रही थी। तो कहीं ना कहीं उनके ऊपर में एक और आरोप भी लगा कि जो तैल माध्यम है वो पाश्चात्य तकनीक है, और उसमें आप चित्रकारी जो है वो भारत में कैसे कर सकते हैं। लेकिन उसके पीछे जो जो उन चित्रों का जो मूल रहा उसे हमें नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि राजा रवि वर्मा ने जो हमारी प्राचीन संस्कृति है उसमें जो उसकी जो मूल आत्मा है उसको उन्होंने महसूस किया, और उसे अपने चित्रों के माध्यम से प्रस्तुत करना शुरू किया। आप देखेंगे कि सर्वप्रथम राजा रवि वर्मा ने भारतीय देवी देवताओं को मानवीय रूप में प्रस्तुत किया। जी हाँ, और उनको जिसने भी देखा वो मंत्रमुग्ध रह गए। पहली बार भारतीय आम जनमानस को चित्रकला के माध्यम से इतनी अधिक प्रेरणा मिली। उनको ये लगा कि हाँ, सच में हमारी जो भारतीय संस्कृति है वो पूरी तरीके से सारे संसार से अलग है, और उसमें सर्व कल्याण की भावना, उसमें जो है वो संवेदना, उसमें जो है वो दया, प्रेम, निष्ठा सब कुछ समाहित है। तो भारतीय देवी देवताओं में चाहे वो भगवान राम का चित्र रहा हो, माँ सरस्वती, लक्ष्मी और विष्णु, श्री कृष्ण, राधा, इन सब का तो चित्रण हुआ ही। साथ में जो भारतीय पुराण थे, जो पौराणिक कथाएं थीं, उनका भी उन्होंने चित्रण किया। उन पर आधारित राजा रवि वर्मा ने बहुत सारी श्रृंखलाएँ बनाई, जिनमें से नल दमयंती और खासकर कालिदास के ग्रंथों को भी राजा रवि वर्मा ने बहुतायत में चित्रित किया। और आप पाएंगे कि कालिदास की जो बहुत ही कालजयी कृति है अभिज्ञान शाकुंतलम, उसको उन्होंने सजीव रूप दिया, और घर घर में दुष्यंत शकुंतला प्रसिद्ध हुए। तो आप देखेंगे कि जो राजा रवि वर्मा थे उनकी जो शैली थी, उनके जो चित्र बनाने की तकनीकी थी, वो उस समय के
कला दर्शकों में कला जो प्रेमी थे उन सबके हृदय में ये समाहित किया कि सच में जो हमारी भारतीय संस्कृति है उसकी तरफ हमें उन्मुख होने की ज़रूरत है, उसको पुनः खंगालने की ज़रूरत है और फिर पुनः जो है वो लोग अपनी मूल जो पहचान है उसको खोजने में लग गए। धीरे धीरे जो है वो सिलसिला जो है वो आगे बढ़ता गया और राजा रवि वर्मा जो है वो अपने चित्रों के माध्यम से आम जनमानस में एक क्रांति पैदा कर दी कि नहीं, जो विदेशी संस्कृति और सभ्यता हम पे थोपी जा रही है वो सत्य नहीं है। जो हमारी मूल अवधारणा है, जो हमारी मूल पहचान है, उसको कहीं ना कहीं हमें खोजना है। और उन सभी की आत्मा में एक चेतना जागृत हुई और वो सभी लोग एक हो करके पूरी तरीके से स्वतंत्रता संग्राम में सहयोग दिए। राजा रवि वर्मा का योगदान यहीं तक नहीं रहा। राजा रवि वर्मा के जो चित्र थे वो चाहे शकुंतला का हो, चाहे वो रघुवंशम पे राम सीता का हो, चाहे वो विक्रमोर्वशीयम का पुरुरवा और उर्वशी का हो, और चाहे मेघदूत का यक्ष हो, बिरही यक्ष हो, सभी में लोगों ने अपने आप को देखा। आम जनमानस भी उसमें अपने आप को देख पाया। एक युवती शकुंतला में अपने रूप को देख पाती थी। एक जो दूर परदेशी अपने प्रीतमा से दूर रह रहा है वो यक्ष में अपने रूप को देख सका और उसे यह रियलाइज़ हुआ कि नहीं, जो हमारी संस्कृति रही है, जो हमारी भारतीय प्राचीन विचारधारा रही है, वो प्रकृति के महत्व को अपने जीवन में उतारती रही है और प्रकृति के बिना उसका जीवन जो है वो न गढ़ रहा है। तो राजा रवि वर्मा के जो चित्र थे वो जन जन में पहुंचने लगे और अगर आप देखेंगे तो उनके चित्रों से जो पहली बार जो भारतीय सिनेमा है, तो जो भी निर्देशक होते थे जब वो नायिकाओं का सिलेक्शन करने जाते थे, उनका चुनाव करते थे अपने फिल्मों के लिए, तो उसमें भी वो क्या करते थे कि उनके फोटोग्राफ ले जाते थे राजा रवि वर्मा के, क्योंकि उसमें भारतीय नारी का स्वरूप पूर्ण रूप से पूरी सजीवता के साथ में परिलक्षित होता है। तो राजा रवि वर्मा के जो चित्र थे वो घर घर में बहुत ही प्रसिद्ध हुए और उन्होंने तैल माध्यम में अनेकों चित्रों की रचना की और भारतीय आम जनमानस में चाहे उत्तर हो, दक्षिण हो, पूरब हो, पश्चिम हो, पूरे भारत को एक सूत्र में पुनः पिरोया और ये दर्शाया कि नहीं, हमें भले ही विविधता है, हम भले ही अलग अलग क्षेत्रों में हैं, हमारी भाषाएं, हमारे रंग, हमारे रूप, रहन सहन, खान पान भले ही एक हों, लेकिन जो हमारी सोच है, जो हमारी मूल पहचान है वो एक है और वो सभी लोग एक होकर के मुखर हुए। इसके बाद में आप देखेंगे कि अवनींद्रनाथ टैगोर, जिनका जन्म बंगाल के जोड़ा सांको परिवार में हुआ और एक ऐसा परिवार था जो कला संगीत साहित्य से लबरेज था, वो एक प्रतिष्ठित परिवार था। अवनींद्रनाथ ठाकुर के चाचा रविन्द्रनाथ टैगोर जो खुद एक बहुत ही बड़े साहित्यकार, संगीतज्ञ और कलाविद थे, तो ऐसे परिवार में उनका जन्म हुआ और उनको बचपन से ही कला, संगीत और साहित्य की शिक्षा दी गई। लेकिन क्या हुआ कि उनको भी उस समय विदेशी कलाकारों के द्वारा प्रशिक्षित किया गया पूरी तरीके से। वो विषय भी जो होते थे खासकर वो पाश्चात्य होते थे और उनकी जो तकनीक थी वो भी पाश्चात्य थी। तैल माध्यम का बहुत ही अधिक प्रयोग करते थे क्योंकि चारों तरफ उस समय बस विदेशी विचारधारा थी, भारतीय कला कहीं ना कहीं उसमें गुम सी थी। तो उनकी भी शिक्षा हुई विदेशी शैली में और जब वो कलकत्ता स्कूल ऑफ आर्ट में गए तब वहाँ पे उन्हें ईवी हैबल मिले। ईवी हैबल जो थे वो विदेशी, वो ब्रिटिश टीचर थे, वहाँ पे प्रधानाध्यापक थे उस कॉलेज में। लेकिन सबसे जो मूल बात थी वो ये थी कि उनकी जो विचारधारा थी वो ये थी कि नहीं, जो भारतीय कला है वो भाव प्रधान है और उसकी महत्ता को कहीं ना कहीं जो भारतीय हैं वो भूल रहे हैं और कहीं ना कहीं ये कला जगत के लिए भी सबसे दुखद बात है। इसलिए उन्होंने अवनींद्रनाथ टैगोर को बुलाया और उनको
एक नई दृष्टि दी और कहा उन्होंने कि आप इस नई दृष्टि से अपनी कला को तो देखिए, चाहे वो अजंता हो, अजंता के जो भाव प्रधान चित्र हैं, जिनकी जो रेखाएं हैं वो पूरी दुनिया का कोई भी चित्रकार नहीं बना सका है उस समकालीन कला में। यदि हम देखें उसके बाद भी ऐसा नहीं हो पाया है। उसके एक एक चित्र जो है वो भाव से लबरेज हैं। यदि आप उसके सामने रुकते उस समय तो आप देखते कि वो चित्र आपसे संवाद कर रहे हैं। आप कहीं ना कहीं उस क्षण में पहुंच गए हैं जब चित्रकार ने उन्हें चित्रित किया है। चाहे वो अवलोकितेश्वर पदमपाणि हो, चाहे वो मरणासन राजकुमारी हो, एक राजकुमारी जो मर रही है और उस भाव को चित्रित करना, सच में एक मरते हुए व्यक्ति के भाव को चित्रित करना, उस पूरे वातावरण को चित्रित करना, ऐसा चित्र जल्दी मिलता नहीं है। भारत ही नहीं, विदेशों में, पूरी दुनिया में। हाँ, आप देखिए इटली में, रोम में जो कला के महानगर रहे, कहीं पे नहीं मिलता, अजंता में वो मिला। तो हमारी इतनी महान परंपरा रही है। उसके बाद में फिर हम देखें तो जो मूर्तियाँ हैं, चाहे वो मध्यकाल की मूर्तियाँ हों, खजुराहों की हों, या एलोरा का कैलाशनाथ मंदिर हो, ये सब सोच से परे है। इन सभी के स्वरूप को जब ईवी हैवेल ने अपने व्याख्यान के माध्यम से अवनींद्रनाथ टैगोर के समक्ष रखा तो सच में उनकी दृष्टि बदल गई। और उसी दिन उन्होंने सोचा कि नहीं, अब मुझे जो है वो भारतीय विषयों पे, जो भारतीय विचारधारा है, जिसकी पहचान है, उसको पुनः हमें अपने चित्रों के माध्यम से लाना है। क्योंकि इस समय जो देश है वो गुलामी के जंजीरों में जकड़ा हुआ है। और यदि मैं अपने चित्रों के माध्यम से कुछ अपना योगदान दे पाऊँ जिससे ये देश विदेशी हुकूमतों के चंगुल से निकल सके, तो ये हमारे जीवन का सार होगा। ये हमारे जीवन की जो है वो सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि होगी। और वो उसी दिन से लग गए और उन्होंने भारतीय विषयों को फिर से खंगालना शुरू किया। उन्होंने अजंता, उन्होंने मिनीचर पेंटिंग्स, राजस्थानी पेंटिंग, मुगल पेंटिंग, इन सभी का अध्ययन किया। और उसके बाद में उन्होंने अपनी शैली को, जो भारतीय लघु चित्रण शैली रही है, उसमें उन्होंने अपने आप को परिवर्तित किया और भारतीय मिनीचर चित्रों की रचना शुरू कर दी। उसमें से उन्होंने, चाहे वो राधा कृष्ण के चित्र हों, चाहे वो उमर खयाम की रुबाइयाँ हों, चाहे वो शिव पुराण हो या कालिदास के ग्रंथ हों, उनसे भी उन्होंने बहुत सारे चित्रों का निर्माण किया। और उनकी जो तकनीक थी वो वॉश माध्यम में थी और टेम्परा माध्यम में थी, लेकिन जो विषय थे उन पर भारतीय प्रभाव था। जो भाव थे उन पर अजंता के चित्रों का प्रभाव था। रंग में भी अजंता के चित्रों का प्रभाव था, क्योंकि वो अजंता के चित्रों से ज़्यादा प्रभावित हुए थे। और उन्होंने कहा था कि नहीं, भारत जो जाना जाता है, जिन चीज़ों के लिए जाना जाता है, उनमें अजंता का भी एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है, तो क्यों ना हम अजंता को भी उसमें समाहित करें। और उन्होंने अजंता के चित्रों को भी लिया। उनकी जो सबसे जो महत्वपूर्ण चित्र अवनींद्रनाथ टैगोर की उस समय की रही और आज भी वो बहुत ही प्रसिद्ध है, और वो है भारत माता। जब उन्होंने चित्रित किया था तो उन्होंने बंग माता उसे नाम दिया था, लेकिन जो उसका स्वरूप था वो इतना विविध था, इतना महत्वपूर्ण था कि उसे भारत माता की उपाधि दी गई। जी हाँ, भारत माता का चित्रण है और उस समय है जब वो विदेशी हुकूमतों के जंजीरों में है, उनके कब्जे में है। वो आह्वान कर रही है कि भारतवासियों जगो और अपने आप को मुक्त करो। उस चित्र की जो विशेषता है वो ये है कि उसमें भारत माता जो है वो गेरुए रंग के वस्त्र में है, जो पवित्रता का परिचायक है। उनके हाथ में, एक हाथ में उनकी अक्षमाला है जो निरंतरता का, जो भक्ति का परिचायक है। एक हाथ में उनकी पुस्तक है जो ज्ञान का परिचायक है, जो बताता है कि ठीक है, भक्ति भावना के साथ साथ में आपको यथार्थ का भी ज्ञान होना चाहिए, जिसके तहत आपको जीवन को समझ सकें और जीवन की जो मूल अवधारणा है, जो मूल उद्देश्य है, उसको भी आप समझ सकें। और हाँ, अपने अधिकारों के प्रति आप जागरूक हों, अपनी जिम्मेदारियों को आप निभा सकें।
अधिकार और जिम्मेदारियों को एक साथ निर्वहन करते हुए आप आगे बढ़ें और अपने अंदर स्वाभिमान और महान चरित्र को विकसित करें। उनके एक हाथ में, उनके 4 हाथ भुजाएं हैं उस चित्र में। एक हाथ में अक्षमाला, एक हाथ में पुस्तक, एक हाथ में जो है वो धान मंजरी है। जी हाँ, भारत जो है वो गांव का देश कहा जाता है और गांव में आप देखेंगे तो जो मूल जो कार्य है वो है खेती है, कृषि है। तो चित्रकार ने उस धान मंजरी के माध्यम से ये व्यक्त करने की कोशिश की है कि जो भारत है वो कृषि प्रधान है और वो पूरी दुनिया को जो है वो जो अनाज है वो उनको निर्यात करता है और वो दूसरों को जो है, जो भूखे हैं उनको भोजन प्रदान करके और स्वयं वो तृप्ति ग्रहण करता है। और एक हाथ में जो है उनके वस्त्र है, जो वस्त्र है वो भी जीवन की जो है वो मूल अवधारणा है। तो भारत जो है वो अक्षमाला, धान मंजरी, पुस्तक और उसके बाद में जो है ये वस्त्र, तो इन 4 जो प्रतीकों के माध्यम से पूरे भारत के स्वरूप को जो है वो प्रस्तुत किया गया और उस चित्र का लोगों पर बहुत ही प्रभाव पड़ा। जब कला समीक्षकों ने उसे परिभाषित किया तो सच में उस समय के, चाहे वो कला अध्येता रहे हों, चाहे छात्र रहे हों, चाहे कला विशेषज्ञ रहे हों या अलग विद्वान और विदुषी रहे, उन सभी पे उसका बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ा और उन लोगों ने महसूस किया सच में एक चित्रकार भी अपने चित्रों के माध्यम से कितना कुछ कह सकता है। इसके बाद में हम अगर बात करें तो वो है नंदलाल बोस। नंदलाल बोस का जो जन्म हुआ वो हुआ 1882 ईस्वी में। एक छोटे से गांव में जो है वो उनका जन्म हुआ, लेकिन बचपन से ही उनकी कला में बहुत ही गहरी रुचि थी और उन्होंने वकालत की भी पढ़ाई की। लेकिन उसके बाद में भी जब उन्हें ये लगा कि नहीं, मुझे कला क्षेत्र में ही कुछ करना है, तो फिर वो पहुंच गए कलकत्ता, स्कूल ऑफ आर्ट कोलकाता। उस समय वहाँ के जो प्रिंसिपल थे वो थे अवनींद्रनाथ टैगोर। जी हाँ, तो सर्वप्रथम उन्हें अवनींद्रनाथ टैगोर का जो है वो सानिध्य मिला और वो उनके मार्गदर्शन में कार्य करने लगे। तो जैसा कि मैंने अभी बताया कि उस समय जो है अवनींद्रनाथ टैगोर पूरी तरीके से भारतीय विषयों को चित्रित करना शुरू कर दिए थे और अपने वो शिष्यों से भी, अपने छात्रों से भी वो आग्रह करते थे। दबाव तो नहीं था बहुत ज़्यादा, लेकिन वो जब बताते थे कि हमारी जो भारतीय कला किस दौर से इस समय गुजर रही है और उसका स्थान क्या रहा है, तो जाहिर सी बात है कि उनके सारे जो छात्र थे वो उस तरफ उन्मुख हो जाते थे और वो चित्रण करना शुरू कर देते थे। और अवनींद्रनाथ टैगोर की जो दृष्टि थी वो उस समय बहुत ही व्यापक थी और वो समझ गए थे, शुरू में ही समझ गए थे कि नहीं, नंदलाल बोस के भीतर में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो वो भारतीय कला को दे सकते हैं। अवनींद्रनाथ टैगोर के मार्गदर्शन में जब नंदलाल बोस ने चित्रण कार्य करना शुरू किया तो उस समय उन्होंने जो भारतीय साहित्य थे, जो प्राचीन साहित्य थे, संस्कृत साहित्य, उन सभी का अध्ययन उन्होंने भी करना शुरू कर दिया और धीरे धीरे वो कला में पारंगत हो गए। उनकी जो शैली थी उस पर भी अवनींद्रनाथ टैगोर का और साथ में अजंता के चित्रों का और भारतीय जो मिनिएचर चित्र रहे, चाहे वो राजस्थानी चित्रकला हो, चाहे वो उसके बाद में फिर मुगल शैली हो, उन सब का जो है वो उस पर प्रभाव पड़ा और वो भारतीय विषय को चित्रित करना शुरू किया। और उसमें से आप देखेंगे कि उनके जो चित्र हैं वो बहुत ही ज़्यादा भाव प्रधान है। जो भारत की जो पहचान रही है, ये व्यक्ति जो है वो भीतर से जो है वो जागृत रहा है, जो भारतीय दर्शन रहा है वो है आत्मा में विश्वास करना, अपने आंतरिक संसार को खोजना और अपने कर्म को करना।
ये स्वरूप जो है वो नंदलाल बोस के चित्रों में दिखलाई पड़ने लगा। उन्होंने शिव का जो है वो विषपान चित्र बनाया, जो बहुत ही प्रसिद्ध हुआ उस समय, शिव का विषपान। और इसके पीछे जो कहानी है वो आप सभी जानते हैं कि जो शिव जी थे उन्होंने संसार को बचाने के लिए विष पी लिया था। तो हम क्यों ना अपने देश को, अपनी मातृभूमि को बचाने के लिए जो है वो आगे आए और जो विदेशी हुकूमत है उसे उखाड़ कर फेंके। और उन्होंने शिव का विषपान जब चित्र बनाया तो और भी बहुत सारे जो युवा चित्रकार थे वो उनसे प्रेरित हुए और उस तरफ उन्मुख हुए। उनका बहुत छोटा योगदान नहीं रहा, उनके बहुत सारे ऐसे शिष्य हुए जो अलग अलग स्थानों पे गए, अलग अलग आर्ट कॉलेजेस में गए और उन्होंने वहाँ पे एक नई परंपरा, एक नई विचारधारा शुरू की जो पूरी तरीके से भारतीय थी। नंदलाल बोस कला, संगीत, साहित्य में भी पारंगत थे और उसका वो अभ्यास भी किया करते थे। एक बार जब गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर की दृष्टि जब नंदलाल बोस पर पड़ी तो वो उन्हें अपने जो उन्होंने स्थापित किया था, शांति निकेतन की स्थापना की थी, वहाँ पे उन्होंने उन्हें आग्रह किया कि आप चलिए और हमारे विद्यार्थियों को शिक्षित कीजिए। तो फिर वहाँ से वो शांति निकेतन आ गए। शांति निकेतन उस समय जो है वो कला का बहुत ही महत्वपूर्ण केंद्र था और गुरुदेव के सानिध्य में वो आगे बढ़ रहा था। गुरुदेव की ये दृष्टि थी कि यहाँ पे जो चित्रकार हों वो पूरी तरीके से कला, संगीत, साहित्य में भी वो पारंगत हों और उनकी एक संपूर्ण दृष्टि हो, कहीं ना कहीं वो संकीर्णता से ऊपर उठें और उनके भीतर में जो सच में जो स्पंदन है उसे चित्रों के माध्यम से बाहर ला सके, लोगों के सामने उसे प्रस्तुत कर सके, जिनसे उन्हें प्रेरणा मिले। कला भवन के नाम से प्रसिद्ध शांति निकेतन का ये विभाग और नंदलाल बोस को पा करके और भी ज़्यादा उत्साहित हुआ और टैगोर जी ने 1922 के आसपास में नंदलाल बोस जी को बर्मा हुआ, जापान हुआ, म्यांमार हुआ, थाईलैंड हुआ, इन सब की यात्राएं कराई और वहाँ की संस्कृतियों को भी, वहाँ की तकनीकी को भी उन्हें अध्ययन करने का मौका दिया। और उसी दौरान नंदलाल बोस ने बहुत ही बारीकी से वॉश माध्यम को देखा, जो जल रंग का एक माध्यम है, लेकिन ये कहीं ना कहीं ये जो है वो जापान से आया। तो जो नंदलाल बोस थे वो इतने बहुआयामी थे कि उनको टेम्परा जो है, टेम्परा तकनीक है वो उसकी भी गहरी समझ हो गई। उनको जो है वो प्रिंट मेकिंग या छापा कला जिसे हम बोलते हैं उसकी भी गहरी समझ थी। उनको जल रंग का गहरा समझ था और उनको जो है वो वॉश माध्यम में भी काम करना ही बहुत ही अच्छा लगता था और वो लेखन में भी पारंगत थे। उनका ये मानना थी कि ये ऐसा दौर है जैसे कला के जो कलाकार हैं वो अपने विचारों को कलाकृतियों के माध्यम से तो पहुँचाए ही, लेकिन ऐसे भी कुछ लोग हैं जो कलाकृतियों को नहीं समझ सकते हैं, तो उनको वो अपनी लेखनी के माध्यम से जागरूक करें। और ये प्रक्रिया चली भी, ये इसका जो प्रभाव रहा वो बहुत ही बेहतर रहा। तो फिर नंदलाल बोस के पास में जब इतने सारे माध्यम हुए तो उनको अभिव्यक्ति में भी और भी ज़्यादा सुगमता मिली और वो बहुत ही तरीके से, कई तरीक़ों से वो अपने आप को अभिव्यक्त कर सकते थे। ये 1925 के आसपास की बात है, जब लोगों को ये लग गया था कि नहीं, अब जो भारत है आज़ाद होकर के ही रहेगा। और उसी दौर में जो गांधी जी के आंदोलन थे वो भी बहुत ही ज़्यादा तेज़ थे। जो हरिपुरा का जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था 1937 में, उन्होंने नंदलाल बोस को उसमें बुलाया और उसके पोस्टर के लिए उन्होंने उन्हें कहा कि नहीं, आप इसके पोस्टर का निर्माण कीजिए। तो नंदलाल बोस सहज इसे स्वीकार किए और स्वीकार नहीं किए,
उन्होंने इसे अपना सौभाग्य माना और उन्होंने कहा कि एक कलाकार भी अगर इस मुहिम में, इस महान उद्देश्य की धारा में अगर अपना छोटा सा योगदान दे सके तो उसके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। और वो गांधी जी के साथ में उस समय पूरी तरीके से तन मन धन से लग गए। उन्होंने जितने भी कांग्रेस के अधिवेशन हुए उसमें उन्होंने पोस्टर्स के निर्माण किए और उसके साथ में गांधी जी का भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण चित्र बनाया जो प्रिंट मेकिंग में है और गांधी जी लाठी लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। तो उसके पीछे नंदलाल बोस की ये सोच थी कि जो गांधी जी हैं वो भारत को मुक्त कराने के लिए कैसे आगे बढ़ रहे हैं और एक व्यक्ति में अगर समर्पण हो, एक व्यक्ति में अगर उसके उद्देश्य की जो समझ हो कि मुझे ये करना है और उद्देश्य है तो और वो अगर वो उसको समझ गया तो वो अपने लक्ष्य को पा ही जाएगा। तो लाठी के माध्यम से जो उद्देश्य से जो मजबूत विचारधारा है जिसमें देश की आज़ादी के लिए कुछ भी करने का जो जुनून है वो दिखलाई पड़ता है। एक व्यक्ति जिसने ठान लिया है कि अब कुछ भी हो लेकिन हमें अपनी बात को पूरी करना है और वो भी अहिंसात्मक तरीके से, जो भारत की मूल पहचान है सत्य और अहिंसा। तो नंदलाल बोस ने उस चित्र में चित्रित कर इस बात को प्रदर्शित करने का पूरा प्रयास किया। इसके पश्चात में देश जो है वो आज़ाद हुआ और उसके बाद भी नंदलाल बोस ने जो है जो भारतीय संविधान है उसकी साज सज्जा की और उसकी साज सज्जा में उन्होंने जो भारत की जो मूल पहचान रही है उसमें हर वर्ग के लोग हैं, क्योंकि भारत जो है वो अपनी विविधता के लिए जाना जाता है। उसमें किसान है, मजदूर है, तो उसमें हर समाज के लोग हैं, उसमें समाज सेवी भी हैं और उसमें जो है वो राजनीतिक लोग भी हैं, लेखक हैं, दार्शनिक हैं, कलाकार हैं, रचनाकार हैं। सभी की भावनाओं से ही ये देश मजबूती की तरफ आगे बढ़ता है। बिना भेदभाव के, बिना संकीर्ण विचारधारा के हम अपने उद्देश्य को प्राप्त करें, इस बात को चित्रकार नंदलाल बोस भली भांति समझते थे। और जब संविधान की साज सज्जा हो रही थी, जब उसका स्वरूप तैयार हो रहा था, तब नंदलाल बोस ने उसमें अपनी जो है वो महती भूमिका निभाई। तो इस प्रकार से आप देखें तो जो तीन जो मुख्य चित्रकार थे, हालांकि इनके बहुत सारे शिष्य भी हुए जिन पे अगर बात की जाए तो वो एक बहुत ही लंबी श्रृंखला होगी, लेकिन जो मूल जो तीन कड़ी रहे जिन्होंने एक ऐसा आधुनिक कला के क्षेत्र में अपनी एक जो ज़मीन तैयार की वो अत्यंत ही महत्वपूर्ण रही। और इसमें तीनों के जो योगदान रहे वो अलग अलग क्षेत्रों में रहे। राजा रवि वर्मा पे कुछ आक्षेप भी लगे, कुछ कला आलोचनाएँ भी जो हैं वो उन पे हुई और कला आलोचकों ने कहा कि जो रवि वर्मा है उन्होंने भारतीय जो शैली है उसको अपनाया है, लेकिन ये सत्य है कि उस समय तक भारत में तैल माध्यम का प्रयोग नहीं होता था, लेकिन जो विषय थे वो भी तो नहीं बने थे इसके पहले। उसके पहले हमें अगर कोई स्वरूप देखना था, उसके पहले हमें अगर कोई कथाओं की तरफ जाना था, तो या तो हमारे पास मिनिएचर पेंटिंग थे, और मिनिएचर पेंटिंग से जो व्यक्ति है वो अपने आप को बहुत अधिक जोड़ तो नहीं पाता था, क्योंकि वो उसमें एक सीमा थी, उसकी एक अपनी सीमा थी, क्योंकि उसका जो साइज़ था, आकार था, बहुत ही छोटा होता था। और ख़ासकर उसमें जो आकृतियाँ होती थी उसमें बहुत ज़्यादा जो है अंतर नहीं होते थे। अगर आप देखें मिनिएचर पेंटिंग में, चाहे वो राधा का चित्र हो, चाहे वो प्रेमिका का चित्र हो किसी के, और चाहे वो जो है वो सीता का चित्र हो, तीनों में बहुत विविधता नहीं है। उसके जो नाक हैं, जो उसके जो नक्श हैं, वो एक जैसे ही दिखलाई पड़ते थे। चाहे वो राम का स्वरूप हो, चाहे श्री कृष्ण का स्वरूप हो, उसमें बहुत अंतर नहीं था। आप चाहे शकुंतला को देख लें या बिरहियक्षिणी को देख लें
उनमें भी बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होते थे, वो एक स्वरूप ही दिखते थे। तो मिनिएचर पेंटिंग्स में भाव प्रधान तो वो थी आकृतियाँ, लेकिन उनकी जो खुद की पहचान है और जो उनमें जो मानवीयता है वो बहुत ही दूर थी। उनमें कोमलता था और उनका एक स्वरूप होता था, उनकी एक शैली होती थी, नाजुक शरीर रचना, पारदर्शी वस्त्र, साज सज्जा, ये सब होते थे। तो उनका एक अपना जोन था और उस सीमा से वो कई बार वो निकल नहीं पाते थे। लेकिन जो राजा रवि वर्मा रहे, इन्होंने क्या किया कि इन्होंने जो ऐसे पात्र थे जो हमारे भारतीय कथानकों में हैं, चाहे वो संस्कृत साहित्य में हो, चाहे वो वेद पुराणों में हो, चाहे वो भारतीय देवी देवता हो, जो मूल रूप से रामायण और महाभारत के रहे हैं, जब उनको उन्होंने चित्रित किया तो आम जनमानस भी जब उनके स्वरूप को देखा, उन चित्रों में जब देखा, तो सच में उसके भीतर से एक प्रेरणा जगी कि हाँ, यही तो है हमारी भारतीय संस्कृति, यही तो है वो स्वरूप, वो राम का स्वरूप जिसे हम वर्षों से खोजते थे और अपनी कल्पनाओं में लाते थे। और उनसे वो इतना जोड़ सका कि आप देखेंगे कि उन चित्रों के समझ जा करके वो नतमस्तक हो जाता था, वो उनको प्रणाम करने के लिए लालायित रहता था। उनको ये रियलाइज़ हुआ और वो सभी क्षेत्रों के, रवि वर्मा का जन्म साउथ में हुआ, लेकिन उत्तर भारत की जो मूल जो बहुत ही आम जनमानस में प्रचलित कथाएं थीं, उनको सजीवता उन्होंने दी। तो यही तो भारत की एकता थी, अनेकता में एकता। और इसका जो प्रभाव था वो सच में बहुत ही अधिक उस समय पड़ा। और उस समय जब संक्रमित जो भारतीय संस्कृति थी वो कहीं ना कहीं संक्रमित होती जा रही थी, संक्रमण काल से गुजर रही थी। लेकिन राजा रवि वर्मा ने अपने चित्रों के माध्यम से एक नई जो गति है वो प्रदान की, एक नई चेतना का उन्होंने जन्म दिया। और कहीं ना कहीं वो भारतीय आम जनमानस के मन में वो थी पहले से, लेकिन उसे आलंबन नहीं मिल रहा था। और जब राजा रवि वर्मा ने ऐसे चित्रों का निर्माण किया तो सच में उसे आलंबन मिला। उसी प्रकार से अवनीन्द्रनाथ टैगोर ने भारतीय विषयों को भाव प्रधान बनाया और लोगों को ये महसूस हुआ कि नहीं, कभी जो भारत था वो कला संगीत साहित्य में सभी क्षेत्रों में प्रवीण था और उसकी अपनी स्वयं की विचारधारा थी। तो आज ये संक्रमण क्यों, आज ये पाश्चात्य प्रभाव क्यों? उसका आह्वान हुआ और नए नए कला छात्र पुनः वो भारतीय विषयों को चित्रित करने लगे। और उन्होंने ब्रिटिश जो कलाकार थे उनको चुनौती दी कि आइए और देखिए कि भारतीय कला की जो मूल है वो क्या है, उसका महत्व है वो क्या है। और नंदलाल बोस ने भी यही कार्य किया। तो इस प्रकार से जो भारतीय आधुनिक कलाकार थे, और यही नहीं, अब चित्रों में देखिए, डीपी राय चौधरी को देख लीजिए, रामकिंकर बैस को देख लीजिए, शैलेंद्रनाथ डे को देखिए, मुकुल डे को देखिए, इन लोगों ने बढ़ चढ़ करके भारतीय विषय को चित्रित किया। और उसमें उसकी जो मूल अवधारणा थी, कभी भी भारत में यह अवधारणा नहीं रही कि हाँ आप दूसरों पे राज करें, लेकिन हाँ जब हमारे भीतर में भी कोई जो हमारे ऊपर कोई जो है अत्याचार करेगा तो हम भी उसे बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि हम यदि अपने अधिकार भी जानते हैं तो अपनी जिम्मेदारियों को भी जानते हैं, और दोनों के संयोजन से ही हम चलते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो इस प्रकार से भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में उन चित्रकारों ने अपनी महती भूमिका निभाई और ये साबित किया कि रचनाकार भी इनसे छूता नहीं रहता है। समाज के आईना को जब वो प्रदर्शित करता है, क्योंकि समाज हमेशा एक नई गति को प्राप्त कर सके, वो सहिष्णु हो सके और वो प्रेम संवेदना के साथ में आगे बढ़ सके और स्वतंत्र हो सके। स्वतंत्रता की परिभाषा को वो समझ सके, जिसमें जहाँ पे अधिकार है तो वहाँ पे उसकी जिम्मेदारियाँ भी समाहित हैं। और भारत अपनी जो मूल पहचान है, जिसके लिए संसार में जाना जाता रहा है, उसको लेकर के वो आगे बढ़ सके और निरंतर आगे बढ़ता रहे, और आने वाली पीढ़ियाँ भी जो हैं वो बहुमुखी प्रतिभा से संपन्न हो, उनका जो चरित्र है वो इतना महान हो कि पूरे संसार के लोग उसके आगे नतमस्तक हो जाएं। तो ये बहुत ही गर्व की बात है कि हम लोग
आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं और 75 साल पूरे कर चुके हैं। और ऐसे अवसर में हमें आवश्यकता है कि पुनः जो अपनी भारतीय संस्कृति है, जो जो भारत की जो मूल पहचान है, उसको हम पुनः स्थापित करें और उसमें जो भी उसमें जो बदलाव आए हैं उनको हम स्वीकार करते हुए उनकी जो अच्छाइयाँ हैं, उनकी जो सकारात्मकता है उसको लें और अपने आने वाली पीढ़ियों को भी हम प्रदान करें, जिससे वो निरंतर भारत की गाथा को संसार में सबसे ऊंचे स्थान पर लिख सकें। बहुत बहुत आभार आप सभी का। जय हिंद, जय भारत। और आने वाले स्वतंत्रता दिवस की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार।